बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को। पहले एक वीडियो के अंदर हमने इसका फैक्टर वन डिस्कस किया जो कि था सॉइल प्रॉपर्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे साइड कंडीशंस, जिसके अंदर है सबसे पहले स्लोपिंग ग्राउंड। इसको डिस्कस करने के लिए ये मैंने आपके सामने चार जो है डिफरेंट डायग्राम्स बनाई हैं, जिसके अंदर आपको फुटिंग नजर आ रही है और ग्राउंड लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, इन सब के को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले नंबर वन के ऊपर आ जाए। इस फुटिंग के अंदर राइट और लेफ्ट दोनों साइडों के ऊपर ग्राउंड का लेवल जो है वो बराबर है। ठीक है, जब लोड ऊपर से आएगा, मट्टी कंप्रेस होगी, राइटवर्ड मूव करेगी, देन अपवर्ड मूव करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर काफी मट्टी ऊपर मौजूद है। इसलिए इस फुटिंग के ऊपर जितना लोड आएगा वो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड बर्दाश्त करेगी विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, क्योंकि नीचे सॉइल जो है वो आराम से मूव नहीं करेगी, यानी शेयर फेलियर नहीं डेवलप होगा, और ये फुटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है वो बेयर करेगी, जिसको मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिख लिया है कि जैसे 1 टन पर मीटर स्क्वायर इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की। नंबर टू के ऊपर है। नंबर टू के ऊपर क्या है कि फुटिंग वही है, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों के ऊपर ग्राउंड का लेवल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ मट्टी ज्यादा है, यहाँ पे मट्टी कम है। जब लोड पड़ेगा फुटिंग से, मट्टी कंप्रेस होगी, देन राइटवर्ड मूवमेंट, देन अपवर्ड मूवमेंट। अब फर्स्ट के केस में अपवर्ड मूवमेंट जरा मुश्किल थी क्योंकि ऊपर मट्टी ज्यादा थी, लेकिन इस साइड के ऊपर मट्टी कम है, यानी मट्टी आसानी से फर्स्ट की निस्बत आसानी से जो है अपने आप को आज़ाद करा लेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी फर्स्ट की निस्बत कम होगी, यानी कि यहाँ पे शेयर फेलियर जो है फर्स्ट की निस्बत जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी जो है मैंने लिखती है 0.60 एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। उसके बाद आ जाए नंबर थ्री के ऊपर। नंबर थ्री जो है इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ग्राउंड लेवल यहाँ पे यहाँ तक है और फुटिंग पे आगे भी एक्सटेंड है मट्टी, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ग्राउंड लेवल तो ठीक है बराबर है, लेकिन इधर इस साइड के ऊपर कोई मट्टी मौजूद नहीं है। जिस तरह ये देखिए ना, यहाँ पे फुटिंग पे मट्टी आगे भी एक्सटेंड है, ग्राउंड आगे भी एक्सटेंड है, यहाँ पे ग्राउंड आगे एक्सटेंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक साइड पे एक्सटेंडेड है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जब लोड ऊपर से आएगा, लोड यहाँ मट्टी कंप्रेस होने के बाद राइट वर्ड मूव करेगी अपने आप को आज़ाद करने के लिए, और इजीली आज़ाद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आगे रुकावट नहीं है। यहाँ पे रुकावट थी क्योंकि यहाँ मट्टी थी, वहां पे रुकावट थी क्योंकि वहां मट्टी थी, लेकिन यहाँ पे रुकावट नहीं है, मट्टी लेटरल मूवमेंट यानी हॉरिजॉन्टली मूव करके फेल हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पे जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो सबसे कम आएगी, इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख दिया 0.2 TSF। यहाँ पे आपकी मट्टी को देखें, बाकी फर्स्ट और सेकंड में मट्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की अपने आप को आज़ाद कराने की, क्योंकि लेटरली वो अपने आप को आज़ाद ना करा सके, लेकिन थर्ड केस के अंदर उसने लेटरली अपने आप को आज़ाद करा लिया, उस ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पेश आई, इसलिए यहाँ पे इसकी बेयरिंग कैपेसिटी सबसे लो होगी। उसके बाद आप आ जाए आगे, आपके पास केस नंबर 4 है, जिसके अंदर ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल ये बराबर है, लेकिन आगे से स्लोप आ रही है, मट्टी आई, लोड आया, लोड की वजह मट्टी कंप्रेस हुई, लेटरल मूवमेंट हुई, मट्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पे इसको मैं कंपेयर करूंगा नंबर 2 के साथ। ये रेक्टेंगल आप कंसीडर कर लें और ये आप ट्रायंगल कंसीडर कर लें, दोनों का एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया ज्यादा आएगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगल। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा एरिया तो इसका मतलब है मट्टी ज्यादा है, तो मट्टी को जब मट्टी ऊपर ज्यादा है तो नीचे से मट्टी को ऊपर जाना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू केस नंबर 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो केस नंबर 1 से तो कम आएगी, लेकिन केस नंबर 2 से ज्यादा होगी और केस नंबर 3 से भी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास है पॉइंट नंबर बी, लेटरल कन्फाइनमेंट। लेटरल कहते हैं जी, लेटरल कन्फाइनमेंट, लेटरल का समझ लें सबसे पहले। लेटरल कहते हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल चीज को, यानी लेटरल मूवमेंट का मतलब है, लेटरल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कहा जाता है। ठीक है, कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट रुकावट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया केस नंबर 3 में कि यहाँ पे मिट्टी जो है वो लेटरली मूव की और आपकी सॉइल और फुटिंग जो है वो फेल हो गई। ठीक है, हम अगर क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिटेनिंग वाल बना दें तो क्या करेंगे कि हम इसकी लेटरल मूवमेंट को रोक सकते हैं मट्टी की। जब लेटरल मूवमेंट रुकेगी तो आपकी जो फुटिंग है वो स्टेबल हो जाएगी, यानी कि वो आपकी मट्टी स्टेबल होगी तो आपकी फुटिंग भी स्टेबल हो जाएगी, यानी वो लोड बर्दाश्त ज्यादा करेगी। तो मैंने इस तरह किया, यहाँ रिटेनिंग वॉल लगा दी। अब यहाँ पे लेटरल कन्फाइनमेंट हुई है, देखिए मट्टी लेटरली मूव
नहीं कर सकेगी आसानी से, यानी अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकेगी, क्योंकि आगे रिटेनिंग वॉल आ गई है। इसलिए पहले बेयरिंग कैपेसिटी जो थी सॉइल की वो थी जी, यानी वो 0.2 TSF थी, अब बढ़ के वो 0.5 TSF आ गई। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यूज लिख के समझा दी। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगला टॉपिक आता है अनस्टेबल ग्राउंड कंडीशंस। अनस्टेबल ग्राउंड कंडीशंस को भी देख के आप जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो सही होगी या नहीं। अगर प्लेन ग्राउंड हैं आपके पास तो आपको कह सकते हैं कि वहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी कुछ बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू स्लोपिंग ग्राउंड। अनस्टेबल का मतलब है कि एक जैसे नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक पहाड़ के ऊपर हम जाते हैं, पहाड़ की स्लोप्स हैं, वहाँ पे जो दरख्त वगैरह लगे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे कि वो टेढ़े होंगे, इंक्लाइंड होंगे, तिरछे होंगे, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलेगा कि आप देखिए, अगर तो मिट्टी अपनी जगह पे सीधी खड़ी रहती, ठीक है, तो दरख्त सीधे उगते हैं, लेकिन मिट्टी ने मूव करना शुरू कर दिया, उसकी मूवमेंट हुई मिट्टी की, जिसकी वजह से दरख्त जो है वो अपनी जगह से मूव हुई है, तो इस वजह से वो तिरछे उग रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने चेक करना है, अनस्टेबल ग्राउंड कंडीशंस को, ठीक है। अनस्टेबल ग्राउंड कंडीशंस की वजह से होता क्या है, बाज़ दफ़ा कि आपके जो घर होते हैं उनकी दीवारें वगैरह जो है वो बैठना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यानी अगर हमने चेक करना है किसी इलाके में कि आया यहाँ की ग्राउंड कंडीशन कैसी है, वहाँ पे बनी हुई ऑलरेडी घरों को देख लें कि अगर वहाँ पे दीवारें बैठी हुई हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे अनस्टेबल ग्राउंड कंडीशन है। वहाँ के दरवाजे जो हैं और खिड़कियाँ वो अगर टेढ़ी हो गई हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे दीवार जो है वो वहाँ पे सॉइल सेटलमेंट हुई है, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, आगे आ जाए माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि अगर कहीं पे कानकुनी के काम किसी इलाके में किया गया है, ज़मीन के अंदर ज़ाहिर है कानकुनी या किसी पहाड़ के अंदर कानकुनी की गई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कानकुनी जब करते हैं तो ज़मीन के अंदर एक सुराख करके ज़मीन के अंदर जाया जाता है। तो जब ज़मीन के अंदर सुराख हो जाएगा तो ऊपर आप अगर घर बनाएंगे तो आपके जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो कभी मैक्सिमम नहीं आएगी, वो हमेशा कम ही आएगी, क्योंकि नीचे तो वो माइनिंग की वजह से जो है वो गड़े हुई है, सुराख हुई है, इस वजह से। उसके बाद आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन। फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन का मतलब ये, आगे मैंने लिखा फ्रीजिंग एंड थाइंग, ठीक है। होता क्या है कि जिस वक्त अमूमन ये ठंडे इलाकों में ये फिनोमेना ज़्यादा होता है, गर्म इलाकों में कम होता है। ठंडे इलाकों में होता क्या है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो ग्राउंड लेवल असल में ये डॉटेड लाइन ये सीधा ग्राउंड लेवल था, लेकिन ज़मीन के अंदर पानी मौजूद होता है, वो क्या होता है सर्दियों के अंदर जो है जम जाता है। जब वो जम जाता है तो होता क्या है कि वो बर्फ की शक्ल इख्तियार जब करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो होता क्या है कि मिट्टी का असल लेवल ये था, मिट्टी यहाँ से थोड़ी सी सूज जाती है, उबर जाती है, लेकिन वही मिट्टी जिस वक़्त जब गर्मियाँ आती हैं तो वही पानी जो है या वही बर्फ़ जो है वो पिघलती है, वो पिघल के बुखारात बन के उड़ जाती है। तो क्या होता है कि वही मिट्टी जो सर्दियों में अपना लेवल ऊँचा कर गई थी, यानी उभर गई थी, सूज गई थी, वही मिट्टी गर्मियों में बैठना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है पहले वाले प्रोसेस को कहेंगे फ्रीजिंग, अगले वाले प्रोसेस को कहेंगे थाइंग। बर्फ का जमना जो है इसे कहा जाता है फ्रीजिंग का फिनोमेना, और थाइंग कहते हैं कि जब गर्मियों के अंदर बर्फ पिघल जाती है तो उसे थाइंग कहा जाता है। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे कोल्ड स्टोरेज है, हमने उसको खत्म करके कोई घर बनाना शुरू कर दिया, तो अब होगा क्या है कि कोल्ड स्टोरेज की वजह से जमीन के अंदर अमूमन ठंडक जो पानी होता है कोल्ड स्टोरेज की वजह से वो नीचे वाला पानी जम जाता है और उसके अंदर भी फ्रीजिंग और थाइंग वाला फिनोमेना आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है गर्मियों का इंतजार करेंगे, ताकि ये है कि ये जो हाँ, आपके पास बर्फ जमी है, इन बर्फ जो जमती है इसको हम कहते हैं आइस लेंजेस, आइस लेंजेस, ठीक है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज जो है गर्मियों के मौसम में हम वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन करें, ताकि जो है ये आइस लेंजेस पिघल जाएं और जो है मिट्टी अपनी असल हालत में वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा किया जाता है कि जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनको नीचे इंसुलेटिंग ब्लैंकेट्स ऑफ क्लीन कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स डाल दिए जाते हैं, या फोम ग्लास प्लास्टिक फोम और कॉर्क वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड स्टोरेज के फर्श के नीचे, ठीक है, कि ताकि ना जो ठंडक है कोल्ड स्टोरेज की उसकी वजह से वो ठंडक ज़मीन के अंदर ट्रांसफर ना हो, ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को वो जमाए नहीं, क्योंकि अगर वो जमाएगी तो फिर आपके पास फ्रीजिंग और थाइंग का फिनोमेना आ जाएगा और ये आपको आगे किसी और कंस्ट्रक्शन के अंदर मुश्किल पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये आज का जी टॉपिक था जिसके अंदर हमने फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल जो है उसका कौन सा फैक्टर पड़ा कि साइट कंडीशंस। अब इस सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर मैंने आपके साथ
डिफरेंट साइड की कंडीशंस जो है वो डिस्कस की हैं कि आइस लेंसेज, ये आइस लेंसेज कैसे फॉर्म हुए, वो कैसे ख़त्म हुए, ठीक है, उनकी वजह से। हाँ, अगर आपके पास ये आपको हो कि जी यहाँ पे फ्रीजिंग एंड थाइंग का फिनोमेना है, तो आपने क्या करना है कि हमेशा ये बात याद रखें कि समर के यानी गर्मियों के मौसम में जो है वहाँ पे काम करना है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो फ्रीजिंग और थाइंग होती है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ डेप्थ तक होती है, ज़मीन की सतह से कुछ डेप्थ तक, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं होती। तो आपने इसमें क्या करना होता है कि हमेशा जो जिस यानी कि ये आप ये समझें कि 2 से 3 फुट तक जो है सिर्फ और सिर्फ ये फ्रीजिंग और थाइंग का फिनोमेना हो सकता है, उससे नीचे नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको ऐसे काम करना पड़े तो आप लोग जो हैं वो अपनी फुटिंग इस फ्रोस्ट पेनिट्रेशन जोन से नीचे प्लेस करें कि ताकि आपकी जो फुटिंग है वो फ्रीजिंग और थाइंग के फिनोमेने से ख़राब ना हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।